वेलकम बैक जी। और अब बात करते हैं नए सियासी मंजरनामे की। नया सियासी मंजरनामा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के तो अब गिने चुने दिन जो हैं वो रह चुके हैं। ये महीना ख़त्म होने वाला है और अगले महीने की 8 तारीख को जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो आ जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। फिर होगी इलेक्शन की तैयारी, और जो इलेक्शन की तैयारी है वो तो यकीनन अपने अपने मफादात को उसमें तरजीह दी जाएगी। बुखारी साहब, क्या मंजरनामा बनने वाला है? अब जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, वो सियासी इत्तेहाद था। उसका एक बड़ा मकसद जो था वो पूरा भी हो चुका है। अब इंतखाब की जब तैयारी होने लगी है, निगरान हुकूमत अपना मनसब संभाल लेगी, तो अब किस तरीके से आमने सामने आप इन इत्तेहादियों को देख रहे हैं? जी, बहुत ही अहम आपका सवाल है और मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की। जवाब इसका बड़ा तवील हो सकता है। वक्त की चूँकि हमारे पास कैद है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको समेट लें जल्दी से। देखिए, गुजारिश ये है कि दो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनका इक़्तिदार के ऊपर यानी विराजमान होने का दावा भी है और वजह भी है। एक पीपल्स पार्टी है और दूसरी नून लीग है। एक तीसरी जमात थी जो 2018 के इलेक्शन में सामने आई, पीटीआई। उसका जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। इतने बुरी तरह से हिस्से बखरे तो किसी पार्टी के नहीं हुए, मुझे अगर अच्छी तरह से याद पड़ता है। एक पंजाब में आपने देख लिया है कि आईपीपी की सूरत में बैठे हुए हैं, दूसरे केपीके जो उनका होम बेस जिसको आप कह सकते हैं, या जो मेन बेस थी उनकी, वहाँ पर भी परवेज़ खटक साहब जो 10 साल हुकूमत की है उन्होंने। परवेज़ खटक साहब जो है वो अपने इलेक्टेबल्स को लेके अलग हो गए हैं। लिहाजा क्या बचा है उसमें? पहले भी आपको याद होगा जब इन्होंने असेंबली से इस्तीफे दिए थे तो 32 लोग जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अभी तक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। तो वो भी एक चौथा धड़ा है। तो उनको तो अब छोड़ दीजिए। मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो इक़्तिदार पर दावे का जवाज़ रखती हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। देखिए, पंजाब को समझा जाता है, हमेशा से समझा जाता है, और मैं समझता हूँ कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद, जिसका आगाज़ बहुत देर पहले हुआ था और जो अरूज पर पहुंची थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अगर आपको याद हो, नून लीग को तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई। लेकिन ना ये कि पार्टी टूटी, ना ये कि फैमिली के अंदर कोई दरार पड़ी। वो याद होगा, शेख रशीद साहब मुझे अक्सर याद आते हैं। आजकल तो वो दिखाई नहीं देते, कहीं नज़र यानी इंसानी नज़र की हद में तो वो है नहीं, कहाँ छुपे हैं वो एक अलग बात है। वो ये कहा करते थे, मीन में से शीन, शीन में से नून, नून में से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। याद है ना आपको? कुछ नहीं निकला। नून अभी तक नून है। और मैं ये बात तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि नून मेरे ख्याल से नून ही रहेगी। अच्छा। हैविंग सेड दैट, कोई एक एमपीए, कोई एक एमएनए जो है वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, तमाम तर अट्रैक्शंस के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद। सो पंजाब इज़ होम बेस। यही वजह थी कि आसिफ जरदारी साहब ने बजाय इसके कि वो इलेक्शन के दौरान इसको टेस्ट करके देखते, उन्होंने दुबई में जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, या और जो मुलाकात होने वाली है, उसमें तकाजा ये था कि आप हमें थोड़ी स्पेस दें पंजाब में। जब हमने इस स्पेस की डेफिनेशन जानना चाहिए तो पता चला कि उन्होंने कहा है कि 15 से 20 सीटें हमें आप पंजाब में दे दें। अगर वो मिल जाती हैं तो पंजाब की वो सीटें, सिंध आपको पता है वैसे ही पीपल्स पार्टी का गढ़ है जिस तरह पंजाब नून लीग का है, तो वहाँ की सीटें। और फिर उनको ये तवक्को थी कि बलूचिस्तान में जो बजिंजो की पार्टी है, बैप का जो स्प्लिट विंग है, उनकी सपोर्ट अगर उनको हाजिर होंगी और थोड़ी बहुत सीटें उनको केपीके से मिल जाएंगी तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे जिसके बारे में कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। याद है ना आपको कि नहीं? बिल्कुल याद है बुखारी साहब, लेकिन अच्छी ख्वाहिशात का होना बिल्कुल कोई मुज़ाहिके की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वही स्पेस दे करके नून लीग, मतलब नून लीग बिल्कुल मदे मुकाबिल है उनके, अगर वो स्पेस नून लीग उनको दे देती है तो फिर तो उनके लिए मुकाबला टफ हो जाएगा या सख्त हो जाएगा वज़ीर आज़म की दौड़ का जो है। मुझे आपके इंटेलिजेंट होने के बारे में कभी शुबा नहीं रहा। तो नून लीग क्यों देगी? हाँ, जाहिर है बिल्कुल यही हुआ है जो आपने अपने अंदाज से बयान कर दिया है कि नून लीग आमादा नज़र नहीं आती उनको वो स्पेस देने के लिए जिसके वो मुतकाजी हैं। अच्छा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि सबको अपने अपने गट्स जो हैं और अपने अपने जो यानी पावर बेसिस हैं उसके बलबूते पर आइंदा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक
इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी एलिमिनेट हो चुकी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसका नाम पीटीआई है। केपीके में सूरत हाल जो है वहाँ भी अब पीटीआई के हक में तो नहीं है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना है, क्योंकि ख्याल ये था लोगों का और ख़ुद ये ख्याल जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप का भी था कि केपीके में तो अब खुला मैदान हमें मिल गया है, हम तो तबाही मचा देंगे, हम तो वट कट देंगे जिसको कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में। लेकिन परवेज़ खटक के अपने पार्टी के लोगों को लेके एक अलग पार्टी बनाने से मेरे ख्याल से काफ़ी धचका लगा होगा मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी ख्वाहिशात के हवाले से। ठीक है, तो अब अच्छा, वहाँ आप भी केपी की बात अब करें, वहाँ भी मैदान सजेगा बाकायदा। हाँ, क्या आप केपी की बात करें, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद जिस तरह आईपीपी है या पीटीआई से अलग हुए हुए लोगों के लिए वो वोटर जज्बात नहीं रखता जो कि पीटीआई के चेयरमैन के लिए रखता है या असल वाली पीटीआई के लिए रखता है। आपको लगता है केपी में हालात मुख्तलिफ हैं या वहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हैं? क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा से कहा जाता रहा है कि परवेज़ खटक ही जो है वो करता धरता थे और उन्हीं के नाम पे वोट मिलता था। आपको लगता है कि ये जो चीज़ है ये नहीं फिट बैठती है केपी के हवाले से? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अगेन मैंने जैसा पहले कहा था कि आपने इंटेलिजेंटली इस सवाल को भी फॉर्मुलेट किया है। यस, वहाँ पर एक रवायत है कि केपीके में कभी भी एक हुकूमत को दूसरी दफ़ा मैंडेट ऊपर नीचे नहीं मिला और इस मैंडेट के ऊपर नीचे मिलने का 10 साल से हुकूमत कायम है ना वहाँ पे केपीके में पीटीआई की, उसकी वाहद वजह जो है वो परवेज़ खटक साहब थे। तो आप ये कह रहे हैं उनका अपना वोट बैंक है? अब उनका अपना वोट बैंक है, इसलिए मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी परेशान होंगे अब इस वजह से कहा ना मैंने अभी ये। तो दूसरी बात यह है कि वोटर के हवाले से मैं एक बात कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि पीटीआई को कभी भी ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पर वोटर्स के वोट से जीत के इक़्तिदार में आए थे। ये बात शायद मेरी बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है। अगर उस वक्त वो बीआरटी कहते हैं, वो मैं हर बार गड़बड़ कर देता हूँ, जो सिस्टम बैठ गया था बीआरटी सिस्टम ना बैठता, 2-2, 3-3 दिन तक इलेक्शन रिजल्ट ना रोके जाते। क्या नहीं ये हमने मिक्स कर दिया। बीआरटी तो मैं अब ट्रेन की तस्दीक कराती होती है ना, वो जो पेशावर की बीआरटी ट्रेन था है ना, जी वो बीआरटी है। बीआरटी वो ना बिठाया होता, लोगों को गायब ना किया होता, 3-3 दिन तक रिजल्ट ना रोके होते। लेकिन जिसकी आप बैठने की बात करें वो आरटीएस है। आरटीएस, यस, ये बीआरटी आई सिट करेक्टेड। इंसानी ज़हन है ना, गलती खा जाता है किसी। आरटीएस बिठाया गया, लोगों के जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे उनको पोलिंग स्टेशन से निकाल के बाहर कर दिया गया। कई जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए, आपको याद है ना वो सारा कुछ जो है। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं माना कि 2018 में इलेक्शन की जीत जो है वो ग्रास रूट लेवल पर वोटर के वोट की वजह से पीटीआई जीती थी। अच्छा, दूसरा इम्कान ये होता है कि आप जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आप अपने एमएनए एमपीएस को कहते हैं कि वो जाएं अपने हलकों में काम करें जाके, ताकि लोगों को ये बावर करवाएं कि ये हुकूमत जो है ये आपके मुफादात का ख्याल रखने के लिए आई है। उसकी तो फुर्सत नहीं मिली। हमने या लॉन्ग मार्च किए, या हमने धरने दिए, या हमने मुजाहरे किए, या हमने एहतजाज किए। ये बात ठीक है या गलत है? लिहाजा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब ग्रास रूट लेवल पर आवाम के मसाइल हल नहीं होते तो उनके पास 5 साल में एक ही दिन होता है जब वो उसका बदला लेते हैं, और ये बड़ा जालिम बदला होता है। ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों का होते देखा है। पीपल्स पार्टी पंजाब उसका गढ़ था। भुट्टो साहब से शुरू हो जाए, बेनज़ीर तक आ जाए, उसके बाद जो आसिफ ज़रदारी साहब के 5 साल की हुकूमत है, पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है आपने, तो आपको वज़ारत उज़्मा नसीब हुई है, नॉट अदरवाइज। सही। यानी अब चूंकि हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो आप पीटीआई को कहीं पे कोई नंबर देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं पूछना आपसे चाह रही हूँ कि पीटीआई को बिल्कुल ही आप जो है गुम होता हुआ देख रहे हैं इस जो है इंतखाब में? आप एक साइलेंट वोटर की भी बात करते होते हैं, आपको लगता है कि वो है पीटीआई का या सिरे से वोटर है ही नहीं पीटीआई का इस वक्त? ये ख्याल देखिए, जो मैंने गुफ्तगू अब तक की है उसके बारे में तो नतीजा अगर आप अखज़ करना चाहें तो जो आखिरी बात आपने की है वो ज़्यादा मुनासिब लगती है। अच्छा। लेकिन मैं इसको कुछ और कहता हूँ। देखिए, जब आप पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आता है या पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कड़ा वक्त आता है, वही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पीटीआई थी, इसकी जो लीडरशिप थी, जो वो सर्कल जिसका मैं विशेष सर्कल कह के जिक्र करता हूँ खान साहब के इर्द गिर्द, उन्होंने उनको प्रैक्टिकली चूहा बना दिया है। उन्होंने उनको छुपा के ज़मान पाक में पनागज़ी बना दिया है।
वो जब कभी आना पड़ता है उनको अदालत में, तो वो बाल्टी सर पे लेके काली शील्डों के दरमियान ऐसे आते थे जैसे ड्रैकुला की फिल्मों में मौत का फरिश्ता नहीं आता था। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर मैं हकायक बयान करने लगूंगा तो बड़े खौफनाक हकायक हैं वो पलस्तर जो चढ़ा रहा वो नहीं आपने देखा क्या हुआ। फिर आपने पंजाबियों की तो दुड़क लगती नहीं देखी आपने जब रेंजर्स वालों ने पकड़ा था उनको। तो छोड़ देंगे बातें, नहीं ये करने की नहीं है। उस लीडर की तौहीन की है उसकी अपनी पार्टी ने, उसके अपने सो कॉल्ड हमदर्दों ने, इसलिए वो ये कभी और किसी वक्त के लिए उठा तो रखते विशेष हैं। सर्कल से तो बुखारी सब जान छूट गई ना। इट्स टू लेट, हाँ। दे हैव डन द डैमेज। हाँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इस डिस्प्यूट को हम आज रिजॉल्व करने की